नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए चर्चा इस बात की है कि अभी तक यूक्रेन संकट के विषय पर जब तक आपने सुना, हर बार यही सुना कि अमेरिका जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अर्जेंट मीटिंग बुला रहा है। लेकिन शायद इतने लंबे अंतराल के बाद आप पहली बार सुन रहे हैं कि जो रूस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक परमानेंट मेंबर है, आपको मालूम होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स जिनके पास वीटो पावर होती है। उनमें से अमेरिका, फ्रांस, यूके, चाइना और रशिया, पांचों देश आपके सामने नाम हैं। इनमें से रशिया और यूएसए की आपस में बनती नहीं है। चाइना की स्थिति हमेशा रशिया के समर्थन में लगभग रहती है। ऐसी स्थिति के अंदर रूस ने अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक क्यों बुलाई, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आशंका जताई जा रही है कि बायोलॉजिकल हमले हो सकते हैं। आज के विषय में हम चर्चा करेंगे और विशेष रूप से चर्चा इस बात की करेंगे, क्या रशिया न्यूक्लियर वेपन यूज करने जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि युद्ध के लगभग 15 दिन बीत चुके हैं और ऐसी स्थिति के अंदर वॉर अभी भी कंक्लूसिव वे तक नहीं पहुंची है। हर बार यही सुनने में आता है कि कीव के निकट ही अभी तक खतरा मंडरा रहा है, कंक्लूसिव वे में नहीं पहुंचा है। तो ऐसी स्थिति में जानना ज़रूरी है कि ये कौन सी तरीके से रशिया दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आइए जानते हैं। साथियों, आपके सामने ये खबर है और इस खबर का अभी तक हमारे पास में कोई भी अपडेटेड वर्जन नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेटेड न्यूज़ आएगी, मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा। रशिया कॉल इमरजेंसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग ऑन बायोलॉजिकल वेपन अमिड ऑन गोइंग रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। टेक्निकली स्पीकिंग तो फ्राइडे की नाइट तक ये मीटिंग हो जानी चाहिए थी, जब अपन फ्राइडे की नाइट में थे। तो अभी तक मैं जब आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे कोई भी ऐसी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। तो जैसे भी इस मीटिंग के जो भी परिणाम रहे होंगे, अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं ज़रूर आपके सामने शेयर करूंगा। तो फिलहाल हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक को रशिया ने बुलाया था। चलिए, तो हम बताना चाहेंगे कि ये बैठक बुलाई गई थी क्योंकि रशिया का आरोप है। क्या आरोप है? रशिया का आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन के अंदर अपनी मदद से, यानी यूएस यूक्रेन के अंदर बायोलॉजिकल वेपन तैयार करने के लिए और केमिकल वेपन तैयार करने के लिए लेबोरेटरी चला रहा है, यानी लैब्स काम कर रही हैं। ये रशियन इंफॉर्मेशंस का मानना है। रशियंस का मानना है कि अमेरिका के द्वारा यूक्रेन के अंदर बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन के बनाने की लैब चल रही हैं। ऐसी स्थिति में उस आंकड़े को वो दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। कौन दिखाना चाहता है? रशिया। जब ये बात निकल कर आती है तो आपके दिमाग में पहला सवाल बनेगा, सर केमिकल वेपन होता क्या है? बेटा, केमिकल वेपन समझिए इस प्रकार का एक हथियार जिसमें किसी रसायन का उपयोग किया जाए किसी व्यक्ति को खत्म करने के लिए या उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। उम्मीद है आपको याद होगा कि रशिया का एक बहुत प्रचलित केस रहा है जिसका नाम है एलेक्स नवेल्नी, जो कि पुतिन के काफ़ी कट्टर विरोधी माने गए हैं। उनके ऊपर भी एक बार ऐसे ही किसी केमिकल वेपन का उपयोग हुआ था जिससे कि वो बस मरते मरते बचे थे। ठीक इसी प्रकार से वर्ल्ड वॉर की अगर हिस्ट्री निकाल कर देखी जाए तो उसमें भी बहुत बार अपोनेंट्स ने एक दूसरे के ऊपर केमिकल वेपन्स का यूज़ किया है। ये वो हथियार होते हैं जिसमें गोली नहीं चलानी पड़ती, एक रसायन छिड़कना या डालना पड़ता है जिसकी वजह से सामने वाले को बहुत बड़ी क्षति होती है। बायोलॉजिकल वेपन की अगर हम बात करें तो समझिए कि विभिन्न प्रकार के पैथोजेंस, लेट से बैक्टीरिया है, वायरस है, इनका उपयोग करके सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा अमानवीय हैं, क्योंकि इसके अंदर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद आपको ये ना पता हो, मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूँगा। हम जब युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध में दो देशों की सेनाओं के युद्ध की बात करते हैं। याद रखिएगा, अगर कभी भी दो देश युद्ध के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो ये माना जाता है कि दोनों की जो आर्मीज़ हैं या दोनों की जो डिफेंस सर्विसेज हैं वो एक दूसरे के साथ में कन्फ्लिक्ट में आएंगी। बाकी सिविलियंस को एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कभी भी शील्ड नहीं माना जाता, यानी उनके ऊपर कभी भी अटैक नहीं किया जाता है। इसी वजह से केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ जो है वो प्रोहिबिटेड है। आपको मालूम होना चाहिए दुनिया भर के अंदर ऐसे बहुत से कन्वेंशंस हैं जिनके माध्यम से ये निर्धारित किया गया है कि बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन का उपयोग नहीं करना है। आपको मालूम होना चाहिए इंडिया इज़ ऑल्सो ए सिग्नेटरी ऑफ दिस काइंड ऑफ
कन्वेंशन, जिसमें कि हमने ये डिसाइड किया था कि हम दुश्मन से कितने भी नाराज़ हो जाएं लेकिन जनता से नाराज़ नहीं हो सकते। दूसरे देश की जनता भी बिल्कुल हमारे तरह ही है, उसे भी हम हमेशा निर्दोष ही मानते हैं। हम उसे ये मानते हैं कि ये बेगुनाह है क्योंकि इन्हें युद्ध की टैक्टिक्स भी नहीं पता है, और इसको एक प्रकार से ये माना जाता है कि जनता जो है वो निहत्थी है, उसके ऊपर क्यों वार किया जाए, है ना। तो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन ये डिसाइड नहीं करता कि केवल मुझे सैनिक को मारना है। इस वजह से बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स का उपयोग प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे देश अपने द्वारा एक बार का ही इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए सिविलियंस पर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ करते हैं। जैसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कहती है कि चीन ने अपने आप को सुप्रीम पावर बनाने के लिए और दुनिया को एकदम गरीब बनाने के लिए कोरोना को एज ए बायोलॉजिकल वेपन यूज़ किया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोरोना जानता है, यानी कि चाइना जानता है या कोरोना जानता है। लेकिन इसके अलावा अन्य कोई देश इसके बारे में क्लेम करता है तो उसे चाइना नकार देता है। लेकिन ये तो सच है कि वुहान लेबोरेटरी से कुछ तो कनेक्शन कोरोना का रहा है, यानी कि लैब के माध्यम से वायरस बनाया गया या नहीं बनाया गया तो वहाँ टेस्टिंग हो रही थी। कुछ तो चाइनीज़ कनेक्शन था जिसका आप लोगों ने मिलियंस ऑफ लोगों पर प्रभाव देखा। ऐसे ही हथियार जो कि एक बार में अनजान को, जिसको नहीं पता कि युद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो शिकार हुआ है या नहीं हुआ है, उन्हें जब सपेटे में ले ले तो ऐसे हथियार बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन होते हैं। अब आते हैं फिर से अपने मुद्दे के ऊपर। मुद्दा ये है कि ऐसी स्थिति में दुनिया कैसे रिएक्ट कर रही है इस बात के ऊपर कि रशिया का क्लेम है कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है। इस बात में क्या सच्चाई है? देखिए, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि रशिया अक्सर जब भी किसी दूसरे देश को किसी चीज़ के लिए ब्लेम करता है तो समझ जाइए कि वो अपने पास वैसा ही कुछ डेवलप कर रहा है। या तो वो डेवलप कर रहा है, और नहीं भी कर रहा है तो फिर वो किसी और बड़े कार्रवाई के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। ये रशिया का पुराना पैंतरा रहा है। अब ये पुराना पैंतरा रशिया का रहा है या किसी और का रहा है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, दुनिया की सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर, जिसको आप अमेरिका के नाम से जानते हैं, इसने एक बार इराक पर हमला केवल इसलिए किया था, जिस समय आपको मालूम होगा सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, क्योंकि अमेरिका ने आरोप लगाया था कि इराक के पास में केमिकल वेपन है। ये मालूम होना चाहिए कि केवल केमिकल वेपन की प्रेजेंस के कारण, अमेरिका ने प्रेजेंस भर के कारण, आप सोचिए इस बात पर जरा गौर करिएगा कि इनके पास केमिकल वेपन हैं, इसका केवल आरोप लगा के अमेरिका ने इराक को मिटा दिया। और मिटा दिया से मतलब जो है कि यहाँ के जो सत्तारूढ़ वो थे सद्दाम हुसैन थे, उनको मतलब फांसी दे दी गई। आप ऐसे सोच के देखिए। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका ने ईरान के ऊपर भी यही आरोप लगा के प्रतिबंध लगाए थे, और विशेष रूप से उसकी जो हालत खराब करी थी वो यही मानते हुए कि इसके पास हथियार हैं। तो जब जनाब अमेरिका ये कार्रवाई कर सकता है, और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि इराक के पास में कोई भी केमिकल वेपन नहीं मिला था, ठीक है, पूरी खबर आप आज तक ही आ चुकी है, लेकिन इराक का पूरा वर्ल्ड में से इकोनॉमी के अंदर बहुत बुरा हाल खराब कर दिया था। तो साथियों, रशिया भी अब इसी पैंतरे को अपना रहा है और ये कह रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा इराक के ऊपर आरोप लगा के अमेरिका की सेना अटैक करने आ गई थी, जैसे कि अमेरिका दुनिया का मतलब निर्णायक व्यक्ति हो। ठीक इसी प्रकार से अब रशिया कर रहा है। रशिया कह रहा है कि भैया सीरिया, क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो यूक्रेन है, इसके अंदर केमिकल वेपन बन रहे हैं। अब केमिकल वेपन बन रहे हैं, हम तो जांचने जाएंगे। अब पूछेंगे आपकी साहब ये लोग होते कौन हैं जो जांचने के लिए पहुंचने के डायलॉग मारना शुरू कर देते हैं कि हम तो जाएंगे जांचेंगे। मैं आपको बताता हूँ ये लोग होते कौन हैं। ये हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 सदस्य। ये अपनी पावर की आजमाइश करने के लिए किसी भी देश पर इसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों साहब? ऐसा इसलिए क्योंकि इनके ऊपर कोई प्रतिबंध लगा नहीं सकता। यानी दुनिया के अंदर जो 193 देश यूएन के अंदर रजिस्टर्ड हैं, वो देश चाहकर के भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 देशों के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते। एक प्रकार से समझिए कि ये अपनी सो कॉल्ड दादागिरी चलाते हैं और दुनिया के ऊपर एक प्रकार से कंट्रोल स्थापित करने का प्रयास करते हैं। रशिया अब उसी पैंतरे को अपना करके क्या कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर जो है प्रभाव बनाने का प्रयास कर रहा है। अब बात आती है यूक्रेन ने क्या रेस्पॉन्स दिया। यूक्रेन ने कहा, विशेष रूप से जेलेंस्की ने कहा कि मैं एक बाप हूँ। तो यार ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई।
आप बाप हैं तो ऐसे तो पुतिन थोड़ी ना मतलब अभी कुंवारे घूम रहे हैं, वो भी फादर ही हैं। लेकिन जनाब ये है कि जेलेंस्की ने दुनिया के सामने एक इमोशनल मैसेज छोड़ा, मैं एक फादर हूँ और मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता। हालांकि ये मतलब किसी भी प्रकार से कन्विंसिंग लाइन नहीं है कि फादर्स जो होते हैं वो इस प्रकार के डेवलपमेंट नहीं करते, लेकिन फिर भी ठीक है, जेलेंस्की का बयान आपको सुनना जरूरी है। अब आप सवाल पूछेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या बात मान ली क्या, कि रशिया के अंदर रशिया ने जो डिमांड की है कि मुझे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी है, बिल्कुल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने फ्राइडे को रशिया की रिक्वेस्ट के ऊपर एक मतलब मीटिंग बुलाने का निर्णय लिया है और कहा है कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हम आपके लिए एक मीटिंग बुला देते हैं। फिर आप पूछेंगे यूनाइटेड नेशन मिशन की जो ओलिविया डाल्टन जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो स्पोक पर्सन है, उनका क्या कहना है। वी आर नॉट गोइंग टू लेट रशिया गैसलाइट द वर्ल्ड एंड यूज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज ए वेन्यू ऑफ प्रमोटिंग देयर डिसइंफॉर्मेशन। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका के द्वारा जब दुनिया के सामने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, जैसे आपको मालूम होगा कि जब इराक पर हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा, तो यही इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी कि उनके पास केमिकल वेपन है। ठीक इसी प्रकार से आज खुद, क्योंकि वो होता है ना कि हर किसी व्यक्ति को अपने जैसा ही दूसरा व्यक्ति लगता है, तो अमेरिका रशिया के खिलाफ डायलॉगबाजी कर रहा है कि हमको लगता है कि रशिया जो है वो इस मंच का उपयोग दुनिया को गलत इन्फॉर्मेशन या गलत जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कर रहा है। अब ये तो साहब आप जानते हो बेहतर तरीके से कि क्या सही हो सकता है। रशिया की रिक्वेस्ट थी कि भाई इस बारे में प्रॉपर तरीके से चर्चा होनी चाहिए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट के अंदर की बात मैंने आपको बताई दी, उसने कहा कि मैं एक फादर हूं। अब जनाब एक चीज़ यहाँ पर और निकलती है, और वो क्या है कि चाइना कहता है कि यदि कुछ ऐसा है तो ज़रूर इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। देखिए चाइना की बात भी जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब कोरोना आया था ना, तो दुनिया के सारे देश, विशेष रूप से जो यूएस के लीडरशिप में उसकी तूती में बोलने वाले देश हैं, उन सब ने यही डिमांड करी थी कि चाइना के अंदर प्रॉपर जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए कि क्या वहीं की वुहान लेबोरेटरी में बना था वायरस। तो अब चाइना की बारी, चाइना कह रहा है कि नहीं, इस बात को प्रॉपर जानकारी हमको भी मिलनी चाहिए कि क्या वाकई में वहाँ की लैब्स के अंदर इस प्रकार से कोई वायरस क्रिएट किया जा रहा है। फिर आप पूछेंगे अमेरिका ने क्या रेस्पॉन्स दिया। अमेरिका ने कहा कि ये कुछ नहीं है, केवल फर्जी बातों का एक पुलिंदा है। रशिया प्रयास कर रहा है दुनिया को मिस इन्फॉर्म करने की। अब इसी बीच में एक खबर और निकल के आती है जो कि व्लादिमीर जेलेंस्की ने दुनिया के सामने रखी, और वो कहा कि देखिए रशिया अब इतना अमानवीय हो गया है कि उसने एक हॉस्पिटल को टारगेट कर लिया है, जबकि प्रेग्नेंट वुमन को टारगेट कर दिया और वो मारी गई। तो रशिया का कहना है कि हमने तो उस जगह को टारगेट किया जहां पर कि जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी लोग हैं, जो कि ये मानते हैं कि भाई हम अपने आप को लेकर के यूक्रेन की मतलब जब तक यूक्रेन के अंदर हम हैं तब तक यूक्रेन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता या फिर उस पर कोई परिणाम नहीं निकल सकता, उन लोगों को टारगेट किया था। अब उस बीच में कौन आया इसके बारे में बम पूछ के थोड़ी गिरता है। ठीक है, ओलिविया डाल्टन ने कहा कि रशिया हैज ए वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ यूजिंग केमिकल वेपन्स एंड लॉन्ग मेंटेन्ड बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम इन वायलेशन इन इंटरनेशनल लॉ। अब साहब इनका आरोप रशिया के ऊपर है कि रशिया के ऊपर ये आरोप है कि ये अपने अपोजिशन को मिटाने के लिए इस प्रकार के वेपन का उपयोग करता रहा है। देखिए इस बात से हम भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम होगा एलेक्स नेवेल्नी वाला जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है। मैंने आपको अपने रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस में काफ़ी डिस्कस भी किया है। मैंने आपको बताया भी है कि किस प्रकार से रूस ने एलेक्स नेवेल्नी के ऊपर वेपन का उपयोग किया था जब वो फ्लाइट में थे। हालांकि इसके बारे में मतलब रशिया ने तो कभी भी स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन ये बात सबको जग जाहिर है। इस तरह की और न्यूज़ भी निकल के आती हैं कि रशिया ने अपने अपोजिशन को मिटाने के लिए बहुत बार इस प्रकार के वेपन्स का उपयोग किया है। दूर देशों में छुपे हुए लोगों को भी इसी प्रकार से ख़त्म करने का प्रयास किया जाता रहा है। एनीवे, लेकिन इस बीच में WHO की बात निकल के आती है। WHO कहता है कि आपसे निवेदन है यूक्रेन वालों कि आपके पास जितने भी हेल्थ लैब्स के अंदर पैथोजेंस हैं उन्हें ख़त्म कर दीजिए। अब आप पूछेंगे ये क्या जनाब निकल के आया। देखिए चक्कर क्या होता है कि पैथोजेंस जो है ना वो हर लैब के अंदर होते हैं। आप पूछेंगे क्या इंडिया के अंदर भी वायरस बनाए जाते हैं क्या। देखिए हर लेबोरेटरी जो है ना वो वायरस पर नित्य प्रयोग करती रहती है। कारण पूछेंगे क्यों ऐसा होता है। देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण ये होता है कि जब भी कोई देश किसी भी बीमारी के बारे में कोई रिसर्च करता है ना, तो खुद से उस वायरस को बना के देखता है पहले कि क्या यार ये वाकई में ऐसा वायरस बन सकता है। जैसे आपको पता होगा कि बहुत बार ऐसी रिसर्च आती है जिसमें ये कहा जाता है कि कोरोना का नया रूप आएगा, तो वो नया रूप आएगा उसके बारे में वैज्ञानिक खुद से प्रयोग करके उसके DNA के ऊपर प्रयोग कर रहे होते हैं, RNA के ऊपर प्रयोग कर रहे होते हैं किसी वायरस के। ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या म्यूटेशन होने से कोई नई चीज़ बन सकती है क्या। और इस तरह की लैब्स जो होती हैं वो हर देश में होती हैं। अमेरिका के पास भी ऐसी बहुत सी लैब हैं जहाँ पर नए वायरस रोजाना बनाए जाते हैं।
और उन्हीं वायरस को ये लोग कहते हैं कि हम प्रयोग में काम ले रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? प्रयोग के नाम पर जो बन रहे वायरसेस होते हैं, यदि उन्हें लीक कर दिया जाए तो जनाब सामने की तरफ त्राहिमाम स्थिति क्रिएट हो सकती है। ऐसे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यूक्रेन से कहा है कि आप अपनी लेबोरेटरीज के अंदर जो पैथोजेंस है ना, उनको खत्म कर दीजिए। तो अब इसके अंदर देखिए, रॉयटर्स के अंदर एडवाइस दी है यूक्रेन टू डिस्ट्रॉय हाई थ्रेट पैथोजेंस टू प्रिवेंट डिजीज स्प्रेड। रीजन, यदि गलती से मान लीजिए कि कोई भी हमला वहां हुआ, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, यानी न्यूक्लियर आपके पास वो है, वार है, बम है, और आपके ऊपर कोई गोला गिरा दे। अब आपके ऊपर कोई गोला गिरा दे तो न्यूक्लियर बॉम्ब से तो बहुत से लोग समा जाएंगे ना। एग्जैक्टली वैसे ही अगर आपके पैथोजेंस के ऊपर किसी ने हमला बोल दिया तो वहां से सारे वायरस फैल जाएंगे। मरना किसका होगा? अल्टीमेटली यूक्रेन का ही होगा। ऐसी स्थिति में WHO ने इनको एडवाइस भी कर दिया है। International community for years assessed that Russia used chemical weapon carrying out assassination attempt against Putin enemy like Alex Navalny, former spy Sergei Skripal, जो कि यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। इन लोगों के ऊपर केमिकल वेपन्स की बातें निकल कर आई भी हैं। सीरिया के अंदर भी जो असद गवर्नमेंट है, जो कि रशिया के समर्थन में चलती है, उस पर भी आरोप है कि वो भी केमिकल वेपन्स का उपयोग करता रहा है। अब आप पूछेंगे कि क्या दुनिया में इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है क्या? बिल्कुल है। दुनिया भर के अंदर इसको लेकर के बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, जिसको 26 मार्च 1975 को बनाया गया था। इसको आप याद भी कर सकते हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कन्वेंशन के अंदर जनवरी 2022 तक 183 देशों ने अभी तक इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। लंदन, मास्को, वाशिंगटन DC जैसे देश, मतलब जगह जो है इसके अंदर चर्चाएं रही हैं। मुद्दा यह है कि बायोलॉजिकल वेपन्स का उपयोग नहीं करना है। एग्जैक्टली केमिकल वेपन को रोकने के लिए कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग यूज ऑफ केमिकल वेपन ऑन देयर डिडक्शन करके भी एक वो है, और इसके अंदर 165 देश जो हैं वो सिग्नेचर कर चुके हैं। और इजिप्ट, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, साउथ सूडान जो है, उन्होंने अभी तक इस पर कोई भी प्रकार का हस्ताक्षर नहीं किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी पर मेरे लेक्चर्स देखना चाहते हैं, प्रीवियस जो मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा पढ़ाई जाने वाली क्लासेस देखना चाहते हैं, साथियों सबसे इंपॉर्टेंट है अनअकैडमी के अंदर जो ऑप्शनल है वो 15 से अधिक ऑप्शनल है, साथ में वो दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। पूरा कंटेंट आपको दिया जाता है, मतलब कि आपको थ्योरी दी जाती है, पूरा PDF दिया जाता है, आपकी बुक्स हार्ड कॉपी में घर तक पहुंचती हैं। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही नॉमिनल दामों में उपलब्ध कराई जाती हैं। मात्र 63,000 रुपये में आपको 18 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है, जिसमें आप अनअकैडमी पर पढ़ते हुए एडुकेटर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपने लिए प्रॉपर तरीका का कोर्स प्लान करवा सकते हैं। ये तमाम प्रकार की चीज़ें आपके लिए उपलब्ध होती हैं। ईजी EMI ऑप्शन से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है, जिसमें कि आप मात्र 2 घंटे के अंदर 0% रेट पर अपने लिए इसे एज ए EMI भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करने पर आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होता है। यूज़ माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट इमीडिएटली। और कंटेंट की PDF प्राप्त करने के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।